नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम एसएससी जीडी की आज यानी कि 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल में पदोन्नति किया था? इसका सही जवाब था 1773 के विनिमय अधिनियम ने। 1773 के विनिमय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल में पदोन्नति किया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए पहले कदम के रूप में कार्य किया। 1830 के चार्टर्ड अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया था। तो यह पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1983 बैच की आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 31 जुलाई 2024 को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह डॉक्टर मनोज सोनी का स्थान लेंगी, जिन्होंने इस महीने यानी कि जुलाई की बात हो रही है, महीने की शुरुआत में इस्तीफा दिया था। श्रीमती आर एस वाथ्यू खरबुली 1992 से 96 के बाद प्रीति सूदन यूपीएससी की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला है। यानी कि पहले थी आर एस बाथ्यू, जो कि 1992 से 96 तक रही। प्रीति सूदन दूसरी महिला है जो इनके बाद यूपीएससी की अध्यक्ष बनी है। सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और रक्षा मंत्रालय में प्रमुख पदों पर कार्य कर चुकी है प्रीति सूदन। अब अगर बात की जाए संघ लोक सेवा या यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के रूप में की गई थी और बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया। यानी कि पहले लोक सेवा आयोग नाम था इसका, पर 1935 द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया। इसके बाद में इसे स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। यानी सबसे पहले लोक सेवा आयोग था, फिर संघीय लोक सेवा आयोग था, फिर संघ लोक सेवा आयोग इसका नाम किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, आप सभी जानते हैं। यूपीएससी उन कुछ संस्थाओं में से एक है जो स्वायत्तता और स्वतंत्रता दोनों के साथ कार्य करते हैं। साथ ही देश की उच्च न्यायपालिका और हाल ही में चुनाव आयोग के साथ कार्य किया। फिर प्रश्न था, वर्ष 1919 में किस समिति की स्थापना की गई थी? या फिर प्रश्न था, साल 1919 में किस लीग की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा, साल 1919 में लीग ऑफ नेशन, रेड क्रॉस सोसाइटी और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। इसके अलावा भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना भी की गई थी, जो कि ऑप्शन में दिया गया था और सही जवाब है। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना हुई। इस समिति का गठन अली बंधुओं मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी ने किया था। इसका मकसद ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर करना था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में की गई थी। इस आंदोलन ने मुसलमानों और हिंदुओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साथ लाया। यह सहयोग आंदोलन का हिस्सा था, याद रखिएगा, यह असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। फिर प्रश्न था, भरतनाट्यम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? या फिर भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? या पूछा जा सकता था भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? इन सभी प्रश्नों का सही जवाब होगा तमिलनाडु। याद रखिएगा, भरतनाट्यम से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भरतनाट्यम की शुरुआत दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुई थी। यह भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को देवदारियों ने विकसित किया था, इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं। भरतनाट्यम को भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। भरतनाट्यम में कर्नाटक संगीत की ताल और लय का इस्तेमाल किया जाता है। भरतनाट्यम में मुख्य संगीत वाद्ययंत्र मृदंगम और झांझ होता है। भरतनाट्यम में कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को नडंतव नार कहा जाता है।
फिर प्रश्न था 1951 से 1991 तक कितने पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? इसका सही उत्तर था सात पंचवर्षीय योजना। 1951 से 1991 तक भारत में कुल 7 पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। उन योजनाओं की सूची इस प्रकार है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आप सभी जानते हैं, इससे प्रश्न भी आ चुका है, 1951 से 1956। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966। चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 1974। और इसके बीच में याद रखिएगा 1976 से 1969 तक वार्षिक योजनाएं थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1978 और 1978 में समाप्त कर दी गई। और इसे ही इसके बाद 1978 से 1980 तक रोलिंग एक्ट लागू हुआ था। फिर छठी पंचवर्षीय योजना थी 1980 से 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 1990 और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक मानी जाती है। के बीच में 1990 से 1992 तक फिर से एक वर्षीय योजना लागू की गई थी। एक वर्षीय या एक एक वर्ष करके दो एक वर्षीय योजनाएं थी। प्रश्न पूछा गया था 91 तक, 91 तक, तो यहां तक 7 पंचवर्षीय योजना लागू थी, याद रखिएगा। इसलिए 1951 से 91 तक 7 पूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी, जबकि 1990 से 1992 के बीच वार्षिक योजनाएं चलाई गई और फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से शुरू की गई थी। पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये प्रश्न पहले की शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है और इसका सही जवाब होगा सिक्किम। 2011 की राज्य जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। 6.71 लाख की जनसंख्या वाला सिक्किम देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 1,93,422 है। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जबकि सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो यह भी याद रखिएगा, अभी सबसे कम पूछा है, सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। सबसे हालिया जनसंख्या के आंकड़े भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़े पर आधारित है, क्योंकि 11 के बाद जनगणना नहीं हुई। 1872 में ब्रिटिश भारत ने अपनी पहली जनगणना करवाई थी, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का कार्य नहीं करता? याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस कार्यपालिका का कार्य नहीं करता, बाकी जो ऑप्शन में होंगे वो सभी करते होंगे। कार्यपालिका या जिसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है का मुख्य कार्य नीतियां बनाना और उन्हें लागू करना होता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल कार्यपालिका के अंग होते हैं, क्योंकि वे शासन और प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जबकि मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का हिस्सा होता है। इसका कार्य न्यायिक समीक्षा करना और कानून की व्यवस्था करना होता है, ना कि उसे लागू करना। फिर प्रश्न था 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसका सही जवाब था चौथा स्थान। या फिर प्रश्न इस तरह से भी था कि 2022 में हुए एशियन गेम्स में भारत को कौन सा स्थान मिला था, तो इसका भी सही जवाब था चौथा। यानी कॉमनवेल्थ में भी चौथा था और एशियन गेम्स में भी चौथा था, याद रखिएगा। बात की जाए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे, इसमें भारत की चौथा स्थान था, भारत की रैंक थी चौथी। में कुल पदक 61 जीते थे, जिनमें से 22 स्वर्ण थे, 16 रजत थे और 23 कांस्य पदक थे। इसका मुख्य खेल था भारोत्तोलन, कुश्ती, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और टेबल टेनिस। भारोत्तोलन का मतलब होता है वेट लिफ्टिंग। बात करी जाए एशियन गेम्स 2022 की, जो कि होंगझोई चीन में आयोजित किया गया था। इसका नाम एशियन गेम्स 2022 है, लेकिन यह 2023 में आयोजित हुआ था, इसका याद रखिएगा। कोरोना के कारण एक साल शिफ्ट हो गया था। इसमें भारत की रैंक चौथी थी। इसमें कुल 107 पदक जीते थे, जिनमें से 28 स्वर्ण थे, 38 रजत थे और 41 कांस्य पदक थे। इनकी संख्या भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न था प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि पर विकास करना। अवधि थी 1951 से 1956, याद रखिएगा। ये दी है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की अवधि के लिए थी। का लक्ष्य वृद्धि था 2.1% और वास्तविक वृद्धि हुई थी इसमें 3.6%। यह हैरोल्ड डोमर पर आधारित थी।
पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में शरणार्थियों के कारण है, कारण होगा, और बढ़ती मुद्रास्फीति का देश ने सामना किया। पहली पंचवर्षीय योजना प्राथमिक उद्देश्य भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। योजना कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न था, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन है जिसमें 193 सदस्य देश शामिल है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, खिलाफत आंदोलन के बाद कौन सी समिति का गठन हुआ था? याद रखिएगा, इसका नाम था मजलिस ए अहरार इस्लाम समिति, जो कि खिलाफत आंदोलन के बाद इसका गठन हुआ था। खिलाफत आंदोलन के बाद मजलिस ए अहरार ए इस्लाम समिति का गठन हुआ। इस समिति का गठन सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने चौधरी अफजल हक के समर्थन से किया था। खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश सरकार में मुसलमानों ने शुरू किया था। अगला प्रश्न था, वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में कितने प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसमें मुख्य 7 क्षेत्र थे। बजट 2023 में 7 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी जिन्हें सप्तऋषि कहा गया था। अगर इनके बारे में बात की जाए तो यह क्षेत्र थे समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबों के कल्याण पर ध्यान था। फिर विकास और रोजगार के लिए उत्पादकता वृद्धि, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उद्योगों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन। फिर था इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास। फिर था हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान। फिर था युवा शक्ति, यूथ पावर, के अंतर्गत था कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाना। फिर था वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंस सेक्टर, इसके अंदर डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक और क्रेडिट सुविधाओं को मजबूत करना था। फिर था नवाचार और अनुसंधान, इनोवेशन एंड R&D, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, 5G और नए स्टार्टअप को बढ़ाना। यह सभी 7 मुख्य बिंदु थे 2023-24 के बजट में। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा यह है 243A अनुच्छेद में। अनुच्छेद 243A ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन को बताता है। ग्राम सभा का अर्थ है ग्राम स्तर पर पंचायतों की सभी पात्र मतदाता। अनुच्छेद 243D अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताता है। पंचायत के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। इसे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची और भाग 9 में जोड़ा गया था। पंचायत में 29 विषय शामिल है। भारत के संविधान में 74वें संशोधन 1993 द्वारा 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को भी जोड़ा गया था। पॉइंट याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकता है। भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं में 18 विषय शामिल हैं। यह सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। फिर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा, राजनयिक और सैन्य शक्तियां राज्यपाल की शक्तियों में शामिल नहीं है। राजनयिक शक्तियां राष्ट्रपति की ओर से अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर बातचीत की जाती है और इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं और वह भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। तब सैन्य शक्ति और राजनयिक शक्तियां दोनों राष्ट्रपति के पास होती हैं, याद रखिएगा। जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास क्षमादान का अधिकार है। राज्यपाल मौत की सजा पर माफी नहीं दे सकते, केवल राष्ट्रपति ही मौत की सजा पर माफी दे सकते हैं। इसके अलावा बाकी सजाओं पर क्षमादान दे सकते हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति सभी में दे सकते हैं।
अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है। इसके बाद प्रश्न था राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी से संबंधित, जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। ये सिद्धांत देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। डीपीएसपी विधायिका और कार्यपालिका को कानून और नीतियां बनाने में दिशा निर्देश देते हैं। डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने में मदद करते हैं। डीपीएसपी देश में न्यायपूर्ण और समतावाद समाज बनाने का लक्ष्य रखते हैं। डीपीएसपी मौलिक अधिकारों की तरह ही नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। डीपीएसपी को लागू या ना लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नर्तक ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो इनका नाम है तपन कुमार पटनायक। तपन कुमार पटनायक ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। छऊ नृत्य एक पारंपरिक भारतीय नृत्य शैली है जिसमें मार्शल आर्ट, कलाबाजी और कहानी कहने का मिश्रण होता है। यह पुरस्कार छऊ जैसे पारंपरिक नृत्य रूपों के संरक्षण और संवर्धन में कलाकारों के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है। फिर प्रश्न था, पीएम 2024 में एक योजना आई थी, इसके बारे में प्रश्न था, तो अपन सभी योजनाओं को डिस्कस कर लेते हैं। 2024 में भारत सरकार की नई योजनाओं की लिस्ट। बीमा सखी योजना, जिसमें महिला बीमा एजेंटों की नियुक्ति और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में थी। फिर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, जो कि शोध लेखों पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच को बढ़ाने के लिए थी। फिर पैन 2.0 योजना, जो कि पैन को सभी सरकारी एजेंसियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता बनाना था। फिर प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, जिसमें मेधावी छात्रों के लिए बिना जमानत की शिक्षा ऋण देना था, मतलब बिना गारंटी के लोन मिलता था। फिर प्रधानमंत्री ई ड्राइवर योजना, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना था। फिर था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसमें कृषि क्षेत्र में सुधार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। फिर थी कृषोन्नति योजना, जिसमें आधुनिक खेती और किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करना था। फिर थी कौशल ऋण योजना, इसमें छात्रों को 7.5 लाख रुपए तक का ऋण हर साल दिया जाना सुनिश्चित था और हर साल 25,000 छात्रों को इसका लाभ देना लक्ष्य था। फिर प्रश्न था, प्राचीन काल में बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी? इसका उत्तर था ज्यामितीय डिजाइन, यानी ज्योमेट्रिकल डिजाइन। मछली, पक्षी, पशु, वृक्ष और मानव आकृतियां आदि शामिल थी। अगर इनके बारे में अपन विस्तार में डिस्कस करें तो प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार की मिट्टी, धातु और पत्थर के बर्तन पर चित्रकारी की जाती थी। इन बर्तनों को धार्मिक, सांस्कृतिक और सौंदर्य उद्देश्य के लिए सजाया जाता था। अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, जिसका समय था 2600 से 1900 ईसा पूर्व, इसमें बर्तन टेराकोटा के इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि मिट्टी है। ये लाल और काले रंग के बर्तन होते थे। इसमें चित्रकारी थी ज्योमेट्रिक डिजाइन या ज्यामितीय डिजाइन, मछली, पक्षी, पशु, वृक्ष और मानव आकृतियां। के बाद जो वैदिक काल था, उसका समय काल था 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसमें बर्तन पेंटेड ग्रे वेयर, जिसे पीजीडब्ल्यू कहा जाता है, और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसे एनबीपीडब्ल्यू कहा जाता है, इसके इस्तेमाल किए जाते थे। इसमें चित्रकारी थी स्वास्तिक, सूर्य का चिन्ह, लहरदार रेखाएं और ज्यामितीय आकृतियां की तकनीक थी। बर्तन पर पॉलिश और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था वैदिक काल में। फिर आया मौर्य और शुंग काल, जिसकी समयावधि थी 321 से 73 ईसा पूर्व। इसमें बर्तन चमकीले लाल और काले रंग के टेराकोटा व धातुओं के बर्तन इस्तेमाल होते थे। इसमें चित्रकारी में देवी देवताओं की आकृतियां, पशु पक्षी, बैल, बूटे और फूल एवं फलों की डिजाइन बनाई जाती थी। फिर था गुप्त काल, जो कि 319 से 550 ईसा पूर्व तक चला। इसमें बर्तन मिट्टी के, पीतल के, तांबे के और कांसे के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। इसमें अगर चित्रकारी की बात की जाए तो धार्मिक प्रतीक, रामायण महाभारत की कहानियां और बुद्ध तीर्थंकरों की चित्र बनाए जाते थे।
फिर मध्यकालीन भारत। इसके अलावा याद रखिएगा इन सभी टॉपिक पे मैं सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है इन सभी की तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारत की अवधि थी 8वीं से 17वीं शताब्दी। इसमें बर्तन चीनी मिट्टी, तांबा, पीतल और कांसे के इस्तेमाल किए जाते थे। फिर चित्रकारी में मुगल शैली की बेल बूटियां, इस्लामी हामी, अरबी फारसी डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता था। साथ में मोर का चित्रण किया जाता था। अगर इसकी तकनीक की बात करी जाए तो मीनाकारी, नक्काशी और सोने चांदी की जुड़ाई का इस्तेमाल इसमें किया जाता था। याद रखिएगा मीनाकारी से प्रश्न आता है कि मीनाकारी की शुरुआत कब हुई, तो मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास में। अगला प्रश्न था हरदा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा हरदा त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक हल्दा त्योहार है, जो नए वर्ष का स्वागत करने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक बड़ा उत्सव है। लाहौल की सबसे प्रत्याशित घटनाओं में से एक हल्दा महोत्सव अपने विदेशी ड्रिंक्स, सम्मोहक नृत्य प्रदर्शन, आनंदपूर्ण परिवार एकीकरण एवं जीवंत संस्कृति समारोह के साथ एक यादगार अनुभव प्रदान करता है। फिर प्रश्न था 2024 में बैडमिंटन का चैंपियन कौन सा राज्य था। तो इसका सही जवाब था कर्नाटक। 2024 में बैडमिंटन जीता था कर्नाटक के एम रघु और हरियाणा की देविका सिहाग ने 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः पुरुष एवं महिला एकल का खिताब जीता। मतलब पुरुष में कर्नाटक के एम रघु थे और महिला एकल में देविका सिहाग थी जो कि हरियाणा की है। 86वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था और इसकी मेजबानी कर्नाटक बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा 20 से 24 दिसंबर 2024 तक कर्नाटक के बेंगलुरु में की गई थी। फाइनल में कर्नाटक की टीम ने रेलवे को 3-1 से हराकर इब्राहिम रहीम टूला कप जीता। यह 47 साल के अंतराल के बाद कर्नाटक का दूसरा खिताब था। महिला वर्ग के फाइनल में हरियाणा ने गुजरात को 3-2 से हराकर गुलाबराय चड्डा कप जीता। फिर प्रश्न था रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में समीकरण पूछा गया था। यह समीकरण था H2 + O2 क्या होगा, तो H2O आप सभी जानते हैं। बैलेंस इक्वेशन बनाना थी, संतुलित समीकरण। फिर अगर बात करी जाए हिंदी में तो हिंदी में वृक्ष का पर्यायवाची पूछा था। तो तुझे, अगम, पेड़, पादप, बिटप, दरखत या दरख्त, साखी, दुम्र, वाही, वही, यही सब वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। फिर कोयला का पर्यायवाची पूछा गया था तो कोयल का पर्यायवाची पूछा था तो कोकिला, काकपाली, बसंत दूत, सारिका, कोहकिनी, वनप्रिया, श्यामा, पिक, कोकिल, परमित, यह सभी इसके पर्यायवाची होते हैं कोयल के। फिर गद्यांश आया था जिसमें 5 प्रश्न थे। बात की जाए मैथ्स की तो मैथ्स में इस तरह से प्रश्न था 20%, 40% और 75% छूट क्या होगी, इस तरह से कुछ प्रश्न था। परसेंटेज से 2 थे, प्रॉफिट लॉस से 3 थे, एलसीएम एचसीएफ से 3 थे, सिंप्लीफिकेशन से 2 थे, रेशो प्रोपोर्शन से 2 थे। 2 प्रश्न थे कैलकुलेटिव और पाइप एवं टंकी से 1 प्रश्न था। बात की जाए रीजनिंग की तो ब्लड रिलेशन नंबर सीरीज से 3 थे, ब्लड रिलेशन से 1 था, वेन डायग्राम से 1 था, एनालॉजी से 1 था, कथन निष्कर्ष से 1 था और पजल से 2 प्रश्न पूछे। तो ये थे वह सभी प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट्स के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न मुझे मिलते हैं तो मैं अगले शिफ्ट की एनालिसिस की क्लास में उन्हें जोड़ दूंगा। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका एग्जाम कितनी तारीख को है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अथर्व अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूँ अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।